हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत हम लोग 1964-66 का जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था उसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको मैं सामान्य रूप से बता दूं कि भारत सरकार यानी स्वतंत्रता के बाद ही 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग बना, जो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक ढांचा तैयार किया। परंतु आगे चल कर के कुछ ही वर्षों में यह महसूस किया जाने लगा कि मध्यम क्रम यानी माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, यानी 9, 10, 11, 12 की जो शिक्षा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है महसूस की जाने लगी, जिसके वजह से 1952-53 में मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है गठन किया गया है, जिसमें माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम, उसकी व्यवस्था इत्यादि के संबंध में सुझाव दिया गया। फिर उसके बाद आगे के क्रम में जो सबसे व्यवस्थित, सबसे व्यापक, सबसे सुदृढ़ और सबसे उपयुक्त जो है जो शिक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा प्रयास किया गया, वह 1964-66 की जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इसके द्वारा प्रयास किया गया। यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वह 14 जुलाई 1964 को किया गया, जो अपना रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत करती है। अगर इस आयोग की हम बात करें तो इस आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जी थे। इसीलिए इस आयोग को दौलत सिंह कोठारी आयोग भी कहा जाता है। यानी 1964-66 की जो शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इसके लिए सामान्य वे विचार भाषा में भी हम लोग या शिक्षा में भी ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। कोठारी आयोग कब गठित की गई? तो 1964 से 66 गठित। ये दौलत सिंह कोठारी जी यूजीसी के भी अध्यक्ष थे। ये इन्हीं के अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है राष्ट्र में शिक्षा के व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा की आवश्यकता और राष्ट्र के निर्माण को ध्यान में रखते हुए इनकी अध्यक्षता में यह आयोग गठित कर दिया गया। यह आयोग गठित कर दिया गया। इसी आयोग के अध्यक्ष सचिव कौन थे? जेपी नायक। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही उपयुक्त, व्यवस्थित और व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी दौलत सिंह कोठारी जो आयोग था, जो 64 से लेकर 66 के बीच अपना रिपोर्ट तैयार करके सरकार को प्रस्तुत किया। ये बहुत ही उपयोगी, आवश्यक, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, यानी बीएड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये बहुत व्यवस्थित, व्यापक यह दस्तावेज़ तैयार किया गया। हम बात करें तो यह 29 जून 1966 को जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, इस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा और राष्ट्र की प्रगति, यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से जो है यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी। यानी सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि ये रही रिपोर्ट, आप इस ढंग से अगर शिक्षा व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से राष्ट्र की प्रगति होगी। इस नाम से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगर हम बात करें तो ये जो आयोग था इसमें कुल 17 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। इन सदस्यों में कुल 5 विदेशी सदस्य थे, यानी शिक्षाविद, यानी विशेषज्ञ, यानी विषय के विशेषज्ञ, विद्वान जिसको अगर हम कह सकते हैं, तो 5 उसमें विदेशी भी सदस्य थे इन 17 सदस्यों में। बात करें इसमें टास्क फोर्स, कार्यदल, 13 कार्यदल काम कर रहा था। कार्यदल का मतलब ये होता है कि एक समूह बना गया था कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये पता लगाना है, आपको इस स्थिति का पता लगाना है और इस स्थिति के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करनी है। एक प्रकार से इसी कहते हैं टास्क फोर्स, कार्यदल बना गया था। उसी प्रकार से कार्य समिति भी बनाई गई थी। कार्य समिति का मतलब ये होता है कोई निश्चित कार्य के लिए निश्चित व्यक्तियों को सुदृढ़, यानी निश्चित कार्य करने के लिए निश्चित व्यक्तियों के समूह को नियुक्त कर दिया जाता है। निश्चित व्यक्ति के समूह को, उसी के सदस्य वो कार्य करेंगे। उसमें बाहरी कम बेसी नहीं करना रहता है, अपने से मनमाना कुछ नहीं सर। पहले उसमें नियम बनाते हैं, फिर उस नियम के अनुसार सभी लोग कार्य करते हुए उसका परिणाम या उसका जो है स्थिति का पता लगा करके अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो एक प्रकार से ये कार्य समिति साथ थी। और कुल यह जो रिपोर्ट यानी शिक्षा और राष्ट्र की प्रगति
नाम की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सदस्यों द्वारा, उसमें कुल 692 पृष्ठ थे। कितने थे? 692 पृष्ठ थे। और कुल इसमें 8 खंड थे, यानी 692 को 8 खंडों में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि आप राष्ट्र में व्यवस्थित शिक्षा के लिए क्या प्रयास करेंगे, उसके संदर्भ में सुझाव दिए गए थे। और संस्तुतियाँ, मतलब कि उसके संदर्भ में आपको करना क्या होगा, यानी सरकार को क्या करना होगा, इसके विषय में यह 8 खंडों में यह जानकारी प्रस्तुत की गई थी। उन 8 खंडों का हम अर्थ आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करके सारे खंडों को पढ़ेंगे, तब इसका जो है पूरा व्यवस्थित और व्यापक जानकारी आपको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से हो जाएगी, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कुल 8 खंडों का नाम क्या था, उसको संक्षिप्त रूप से परिचित होते। पहले खंड का था नाम राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य या राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य, यानी राष्ट्रीय शिक्षा यानी देश में शिक्षा किस लिए बनी है, उसका उद्देश्य क्या है, कि किस तरह से हमारा राष्ट्र का विकास होगा, किस तरह से हमारे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार की क्षमता बढ़ेगी, सामाजिक एकता, सुदृढ़ता, लोकतंत्र इत्यादि को किस तरह से हम व्यवस्थित करें, और राष्ट्र के अंतर्गत व्यक्तित्व का निर्माण, समाज का निर्माण, हमारे धर्म, नैतिकता, मूल्य इत्यादि का निर्माण इत्यादि की बातों को ध्यान में रख करके जो है राष्ट्रीय लक्ष्य निर्माण किया गया, जिसमें पूर्ण व्यक्तित्व वाला, पूर्ण सामाजिक, पूर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से उसके जीवन, उसके शिक्षा का विकास किया जाए, इस बात का जिक्र इसमें किया गया था पहले वाले खंड में। दूसरे वाले खंड की बात करें तो शिक्षा के प्रशासन, यानी शिक्षा को हम किस तरह से लागू करेंगे, किस तरह से हर स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी स्तर पर कैसे शिक्षा की किस विषय को, किस पाठ्यक्रम को, किस वर्ष, कितने वर्ष के लिए, ये सब इसमें जिक्र किया गया था। उसके बाद वित्त, यानी शिक्षा के लिए पैसा की व्यवस्था कैसे होगी, और शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं तैयार होंगी, शिक्षा संबंधी जो भी योजनाएं तैयार होंगी, उन योजनाओं के संदर्भ में यह आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत तैयार करता है दूसरे खंड में। तीसरे खंड की बात करें तो तीसरे खंड में कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए थे। देखिए, हमारा ये जो दौलत सिंह कोठारी आयोग था, ये इतना व्यापक यह रिपोर्ट देता है और सबसे व्यवस्थित रिपोर्ट देता है। हम क्या कहें, इसमें शिक्षा यानी कृषि का विकास किस तरह से हो, कृषि में वैज्ञानिक कृषि और बेसिक शिक्षा में कृषि संबंधी जानकारी, कृषि संबंधी समझ और कृषि संबंधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इससे संबंध में, और व्यावसायिक कृषि यानी व्यावसायिक संबंधी शिक्षा, जैसे इसमें कंप्यूटर है, मैनेजमेंट है, ये सब व्यावसायिक शिक्षा है। यानी व्यावसायिक शिक्षा में कॉमर्स तो है ही है, ये सब इसमें व्यवस्था की गई। और तकनीकी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी इसमें सुझाव दिए गए थे कि भारत सरकार किस तरह से प्रयास करे, किस तरह से व्यवस्था दे, ये सब के बारे में जानकारी या सुझाव इस रिपोर्ट द्वारा दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा दिया गया। अगला है 10 वर्ष के लिए समान पाठ्यक्रम। यहाँ 10 वर्ष के लिए समान पाठ्यक्रम का तात्पर्य है कि सभी बालकों को अपनी योग्यता, क्षमता, अपने व्यक्तित्व का निर्धारण, अपने आप को समझने जांचने के लिए जो प्रारंभिक 10 वर्ष की जो शिक्षा होगी उसमें समान पाठ्यक्रम होगा, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यह भी व्यवस्था या सुझाव की बात यह दौलत सिंह कोठारी आयोग अपने चौथे खंड में करता है। साथ में यह भी बताता है कि 10 वर्ष की शिक्षा में जो नवीन संरचना यानी शिक्षा के संदर्भ में जो नए नए विचार, नई नई धारणाएँ, नए नए खोज, नई नई आवश्यकताएं हैं, उनको भी शामिल कर देना है और उनको विभिन्न स्तरों पर किस तरह से शामिल करें, इस संबंध में भी यह दौलत सिंह कोठारी आयोग चौथे खंड में अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। आगे हम बात करें 5वें खंड में, तो 5वें खंड में शिक्षक की स्थिति, कौन सा शिक्षक की क्या स्थिति होगी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी है, उनमें शिक्षकों की स्थिति क्या होगी, उनका पद क्या होगा और उनकी सेवा करने की शर्तें क्या होगी, सेवा किस ढंग से वो करेंगे, कितने वर्ष करेंगे, किस रूप में करेंगे, इस सब के संदर्भ में व्यापक सुझाव, व्यापक बातें, व्यापक संस्तुतियाँ यानी कार्य करने की बातें
ये 5वें खंड में यह आयोग प्रस्तुत करता है। अगला है छठे खंड की अगर हम बात करें तो शिक्षा संबंधी सुझाव, यानी शिक्षक को कितनी शिक्षा होनी चाहिए, किस स्तर के लिए, शिक्षक को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग कैसे दी जाए, और शिक्षक को किस स्तर पर किन बातों को ध्यान में रख करके उसके शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी शिक्षा प्रदान की जाए। ये सब सारी बातों का जिक्र व्यापक और व्यवस्थित तौर पर दौलत सिंह कोठारी आयोग छठे खंड में वर्णन करता है। 7वें खंड में शैक्षिक अवसरों की समानता, जैसे आप बात करें सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए, छोटी बिरादरी जितनी भी है, धर्म या अल्पसंख्यक जो भी ST SC के समुदाय के लोग हैं, पर्वत पठार मैदान खंडहरों इत्यादि में रहने वाले संबंधी सबके लिए शिक्षा के किस प्रकार से समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। खास तौर से बेसिक शिक्षा की बात की गई थी। बेसिक शिक्षा में 1 से 8 तक की बात की गई थी। इनको किस तरह से अवसर उपलब्ध कराए जाएँ कि तभी सभी लोग पढ़ सकें, सर्व शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो। यह सब बातों के संदर्भ में सुझाव, व्यवस्था, क्रियाकलाप इत्यादि के विषय में यह सुझाव यह जो है दौलत सिंह कोठारी आयोग प्रस्तुत करता है। अगला हम बात करें 8वें खंड की अगर हम बात करें तो स्त्री शिक्षा, महिलाओं को किस तरह से शिक्षित किया जाए, प्रौढ़ शिक्षा यानी बूढ़े लोगों को किस तरह से पढ़ाया जाए। आज न भारत में इतने लोग पढ़े लिखे हो गए, इसके पहले की हालत बहुत ख़राब थी, खाने भर ही पर्याप्त नहीं हो पाता था। तो हम क्या बात करें, यह आप समझ लीजिए 1964-66 की ये रिपोर्ट है। इसमें स्त्री शिक्षा किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, प्रौढ़ शिक्षा यानी वृद्ध लोगों को किस तरह से सिखाया पढ़ाया जाए, और समाज शिक्षा यानी सामूहिक रूप से एक जैसे समाज को कैसे शिक्षित किया जाए, या शिक्षा के प्रति उनको जागरूक कैसे किया जाए, या शिक्षा के लिए उनको किस तरह से अवसर उपलब्ध कराते हुए व्यवस्था दी जाए, इसके संदर्भ में यह रिपोर्ट या सुझाव दौलत सिंह कोठारी आयोग देता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें दौलत सिंह कोठारी आयोग का जो सुझाव है, जो उसमें बातें लिखी गई हैं, जो आज भी भारत कितना हो बदल जाए, लेकिन इस आयोग का महत्व, इस आयोग का सुझाव, इस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट है हमेशा प्रासंगिक रहेगी। जैसे गांधी जी भले ही आज हम लोगों के बीच में सशरीर विद्यमान नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका जो दृष्टिकोण था शिक्षा के प्रति, वह सदैव आवश्यकता ही महसूस की जाएगी। उसी तरह से यह रिपोर्ट जो भी दी गई है वह किसी भी समाज के लिए विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जरूर कारगर, लाभदायक, शिक्षक को पढ़ाने इत्यादि में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो खंड हैं इसके खंडों की महत्वपूर्ण बातें हम लोग जांचने समझने का प्रयास करेंगे। जो B.Ed के परीक्षा के अंतर्गत, जो सेमेस्टर के अंतर्गत जब परीक्षा होगी तो यह जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है, आप उसे आसानी से अपने स्तर से समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।